13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। सर, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, आखिर क्या मौजू पे थी और किस विषय में आज चर्चा हुई? सेक्युलर मुस्लिम फ्रंट जो स्टेट लेवल कोalition बना हुआ है, जो लोकसभा के इलेक्शन के वक्त एक जो बात चली मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के बारे में, उसके बाद अब जो विधानसभा इलेक्शन के दरमियान 15% मुस्लिम कैंडिडेचर एटलीस्ट होना चाहिए जो मुसलमानों की आबादी है। इस बात को जो हमारा लेकर महाविकास आघाड़ी के साथ जो 3 प्रमुख पक्ष है, शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब और नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो आप लोग जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि 15% आप लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए, अगर मान लीजिए 15% दे दिया जाता है, लेकिन उसमें भी ऐसा होगा कि कुछ डमी कैंडिडेट्स खड़ाए जाएंगे उन्हीं मुस्लिम नुमाइंदों को गिराने के लिए, ऐसे समय पे आप क्या करोगे? बात यह है कि ये जो हम आज बात कर रहे हैं तो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज़ बन के कर रहे हैं, स्टेट लेवल कोalition के बन के कर रहे हैं। और जो हम यात्रा निकालने वाले हैं आने वाले 30 अगस्त से, जो पूरे महाराष्ट्र में जाएगी, जो कोल्हापुर से शुरू होगी, उसमें पूरे महाराष्ट्र की सिचुएशन के हिसाब से बतौर समाज हम आने वाले इलेक्शन के लिए एक प्लान और रोड मैप तैयार करेंगे और उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट करने का काम हम आने वाले विधानसभा इलेक्शन में करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे डायलॉग इस तरीके से खुले कि उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट भी ठीक तरीके से किया जाए और हम इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। ये जो अगर डमी किया तो, अगर नहीं किया तो, हम इस बात को पॉजिटिवली देख रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि 15% मुसलमानों को आने वाले इलेक्शन में कैंडिडेचर मिलेगा और जो लोकसभा और विधान परिषद की जो कमी है वो इसमें कवर होगी और हमारे नुमाइंदे जो मुसलमानों की हक की बात करेंगे वो महाराष्ट्र के असेंबली में होंगे। और अगर नहीं तो बतौर समाज हम सड़कों को वैसे भी बुलंद कर ही रहे हैं, ये आप सब देख रहे हैं। सर, कल इसी मौजू को लेकर इस्लाम जिमखाने में मौलाना आज़ाद मंच की जानिब से एक ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसमें भी उन्होंने यही सारी बात की थी। तो क्या आप उन लोगों के साथ मर्ज होकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे? यह सवाल समाज का है और बतौर समाज ये सवाल रखा जाएगा। यहाँ पर पे पार्टी लाइंस और बाकी तमाम चोले और हम बाहर रख के सभी मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान एक साथ होकर के आने वाले इलेक्शन में महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन तय करेंगे। लेकिन यदि अगर नहीं होता है ऐसा, तो इस विषय में फिर आगे क्या कदम उठाया जाए? यदि का जवाब आज नहीं दूंगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि के लिए लोकसभा हुआ, यदि के लिए विधान परिषद हुआ, अब विधानसभा में यदि नहीं होगा। अब विधानसभा में बतौर कौम इतनी हम ताकत रखते हैं कि 15% कम से कम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में होगा। मुफ्ती साहब, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आज क्या मौजू था और आप लोगों ने क्या इसके ऊपर बड़ा कदम उठाने का सोचा? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें सबसे अहम मुद्दा जो मुसलमान सियासी तौर से दूर है, उसको कम से कम पॉलिटिकल एंट्री के लिए और सियासी नुमाइंदगी के लिए, हिस्सेदारी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और हम मानते हैं कि आज तक सिर्फ हम वोट डालने की मशीन बन के रहे, आज मुस्लिम समाज बेदार हो चुका है। हम इस बात को लेकर आए थे कि महाविकास आघाड़ी से डायलॉग करते हैं या जो भी होगा, लेकिन बात आगे बढ़ाते हैं कि मुस्लिम समाज को महाराष्ट्र में 15% के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए। और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इसमें बहुत सारी चीज़ें तय हुई जो कि आपके सामने आ चुकी हैं। और एक इसके लिए पूरे महाराष्ट्र के ज़िम्मेदारों से, लोगों से बातचीत का सिलसिला भी जारी है, चल रहा है। और इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। देखेंगे, अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख। अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख। भीगे हुए परों से तू परवास करके देख। मुफ्ती साहब, जो पूरे महाराष्ट्र भर में मुस्लिम वोटर्स हैं, तो क्या मस्जिद के मेंबरों से उन्हें ऐसा कोई पैगाम दिया जाएगा कि जिस तरह से पिछले इलेक्शन में मुसलमानों ने अपनी ताकत को दिखाते हुए एक तरफा वोट किया था, क्या इस बार भी अपने नुमाइंदों के लिए वो एक तरफा वोट करेंगे? नहीं, बात असल में मस्जिद के मेंबरों की नहीं है। बात यह है कि अब मुस्लिम समाज खुद से ही व्यक्तिगत तौर पर बेदार हो चुका है और उसको बेदार करने वाला वक्फ बिल का मसला हो, विशालगढ़ का मसला हो और जितने भी मसाइल हैं, मुस्लिम मुक्त विधान परिषद हो, गुज़िश्ता मर्तबा संविधान के नाम पर ठीक है वो तो हो गया,
लेकिन 48 सीटों में से एक भी सीट नहीं दी गई। तो मुस्लिम खुद समाज बेदार हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि उसको अब बताने की ज़रूरत पड़ेगी। सभी अपने अपने तौर से इस बारे में फिक्रमंद हैं और इस बारे में सोच रहे हैं। मुफ्ती साहब, कुछ पार्टियां अक्सर देखा गया है, कुछ पार्टियां मुसलमानों को डराकर वोट मांगती है और कुछ पार्टियां जो है मुसलमानों को बचाने के नाम पर वोट मांगती है। तो इस पे क्या कहेंगे? इस बार जो है इलेक्शन आने वाला है, मुसलमान को किस तरीके से इलेक्शन में जो है किसका साथ देना चाहिए और क्या करना चाहिए? यही तो कहना है कि सिर्फ डराकर वोट लोगे तो बचने वाले नहीं है। जैसे आज तक नहीं बचे, आज तक हमने डर कर वोट दिया तो तहफ़्फ़ुज़ कहाँ हुआ, बचे कहाँ? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आज तक हमने डर के वोट दिया तो भला क्या हुआ? बेखौफ होकर वोट देंगे और सीट लेंगे, हिस्सेदारी लेंगे, तब हमारा वोट काम में आएगा। शुक्रिया। जाफेदार साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन मौज़ूआत पर चर्चा की गई है कि मुस्लिम नुमाइंदों को जो टिकट दिया जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे का क्या कदम है, क्या सोचा है, आगे किस तरह से इस मामला को आगे बढ़ाया जाएगा? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है कि हम इस वक्त महाराष्ट्र में, जैसे मैंने जिक्र किया, लातूर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई मुसलमानों की। उससे पहले पूना में हुई, उसके बाद में कोल्हापुर में भी हुई और मुंबई में भी जल्द ही होने वाली है। ये सवाल सबसे बड़ा है कि हम लोग आज जितनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है उनको आबादी के तनासुब से हम लोग अपनी नुमाइंदगी मांग रहे हैं, यानी कि टिकट मांग रहे हैं 288 में से। अगर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज 2-2, 4-4 देंगी, हमारा डिमांड 2-2, 4-4 देने का नहीं है, बल्कि लोक संख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन की बात है। अगर ये नहीं देते हैं तो क्या करना चाहिए? उस लिए जो अलग अलग शहरों में जो मुस्लिम परिषद हो रही है, उसका लब्बे लुबाब यही है कि अगर मुसलमानों को आबादी के तनासुब से वोट टिकट नहीं दिए गए मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, तो हम सारे के सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को, जहां हमारी भरपूर आबादी है, हम उन पॉलिटिकल पार्टीज के दिए गए उम्मीदवारों को गिराने का काम करेंगे। और जाफेदार साहब, अगर मान लीजिए दिया जाती है टिकट, जिस तरह से 15% की मांग की जा रही है, मान लीजिए दिया जाता है टिकट, लेकिन जब नुमाइंदों को टिकट दिया जाता है तो कुछ डमी चेहरे, कुछ डमी कैंडिडेट्स में खड़ा दिए जाते हैं फिर उन्हीं लोगों को गिराने के लिए। तो ऐसे लोगों के कैसे आप ये करेंगे? इसका देखिए, आमतौर से लोगों को पता चलता है कि वाकई असली उम्मीदवार कौन है और डमी उम्मीदवार कौन है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग थोड़े से वोट खाने के लिए और असल उम्मीदवार को गिराने के लिए काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के गद्दारों को मिल्लत के वसी मफादात का ख्याल रखते हुए नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो मैदान में आते ही हैं तो लोगों को चाहिए, अवाम को चाहिए कि वो ऐसे जो गद्दार किस्म के लोग होते हैं उनको सबक सिखाए और किसी भी तरह की ऐसे लोगों को वोट न करें। जिस तरह से अभी मुल्क में माहौल खराब किया जा रहा है सत्ता पक्ष की जानिब से, खासकर मुस्लिम समाज को उकसाया जा रहा है कि वो रोडों पर निकले और माहौल को खराब करे, तो ऐसे में जहाँ पर मुस्लिम जो नौजवान तबका है, मुस्लिम खासकर नौजवान का तबका, तो वो जज्बात में आकर अगर रोड पर निकलता है, नारेबाजी करता है, जिससे हमारा ही नुकसान होगा, तो ऐसे नौजवानों को क्या आह्वान करेंगे, क्या किया जाए? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको जो संविधान दिया है, उस संविधान के संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके ही हमको आंदोलन करना है। महाराष्ट्र के हो या भारत के हो, जहाँ कहीं भी मुसलमान अगर ये समझते हैं कि हम सड़क पर आकर, रास्ते पर आकर आंदोलन करेंगे तो सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जोर देंगे या सरकार डर जाएगी, मैं समझता हूँ ये खाम ख्याली है। उससे बेहतर ये है कि जिस शख्स की या जिस तरह का भी कोई नेता हो या धर्मगुरु हो, बाबा हो, संत हो, महंत हो या और कोई हो या कोई मौलवी ही क्यों ना हो, अगर वो मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते हुए सबसे पहले उसके खिलाफ में FIR लॉन्च करना चाहिए। हम लोग FIR नहीं करते हैं, कंप्लेंट नहीं करते हैं और फिर उसका फॉलोअप भी नहीं लेते हैं और कुछ वक्ती जज्बाती तौर पर हम जो है ना सड़क पर आते हैं। इससे सिर्फ मुसलमानों का ही नुकसान होगा। सड़क पर आंदोलन करने से मुसलमानों को बचना चाहिए। साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी
की गई थी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मौजूद क्या था, जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी आवाज उठाई वही आवाज आप फिर से बुलंद कर रहे हैं? जी जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम वोटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया और उसके साथ नेशनल फोरम ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और सेकुलरवादी मुस्लिम फ्रंट, नेशनल ग्रेजुएट्स फोरम, इन तमामों ने मिलकर जो आवाज़ उठाई थी, वहाँ संविधान बचाने की बात थी। उन्होंने हमें उम्मीदवारी नहीं दी, मगर मुसलमानों ने संविधान बचाने के लिए घर से निकलकर उनको वोट दिया। मगर पिछले दिनों जब अमेंडमेंट बिल वक्फ का जब पार्लियामेंट हाउस में आया, उस वक्त माशा की जो हमारी उद्धव साहब की जो पार्टी है उसके 9 नुमाइंदों ने वॉकआउट किया, और वॉकआउट होने के बाद आम मुसलमानों ने उनके घर के बाहर हंगामा भी किया। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में जब विधानसभा का इलेक्शन का चुनाव का ऐलान हो जाएगा, तो आप कितना % मुसलमानों को कैंडिडेट घोषित करोगे। हम ये चाह रहे हैं कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो उस वक्त ये बात ना उठे, बल्कि आज ही से हमने ये शुरुआत कर दी है, और ये शुरुआत जो है आज यहाँ से शुरू हुई है। और अफरोज साहब ने बताया कि शोलापुर वगैरह से ये बाकायदा एक मूवमेंट चलेगा पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और इसके अंदर तमाम अकाबरीन उलमा, तमाम टीचर्स और हमारे पत्रकार जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं वो, और उसके अलावा जो छोटी छोटी तंजीम है हमारी, उसके अलावा जो कारोबारी जो लोग हैं, जो हमारा नौजवान जो IT सेक्टर में जो पढ़ा लिखा तबका है, और दूसरे जो हमारे तालीमी इदारे से जुड़े हुए जो लोग हैं, इन तमाम को लेकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट ये शुरू होगा। और इस मूवमेंट का एक ही मकसद होगा कि जो हालात पिछले वक्त थे वो इस वक्त हालात नहीं है मुसलमानों के सामने। संविधान बचाना था, उसने अपना मिली फरीदा समझ के संविधान को देश के बचाया, मगर अब संविधान बचाने की बात नहीं है। इसलिए आप बताइए कि आप कितना % मुसलमानों को टिकट देने के लिए तैयार हो। ये कांग्रेस हो या उद्धव साहब की शिवसेना हो या फिर शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी पार्टी हो, ये तीनों से हमारी डिमांड है। मान लीजिए आपकी बात को एक्सेप्ट करते हुए सारी बड़ी पार्टियां आज मुस्लिम अपना जो परसेंटेज है 15% उस हिसाब से टिकट दे देती है, लेकिन इसके बावजूद देखा यह जाता है कि मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर डमी कैंडिडेट्स खड़ाए जाते हैं उन्हीं नुमाइंदों को गिराने के लिए जिनके लिए आप टिकट। आप पहले दरवाजे तो खोलिए हमारे। आप एक बात बताऊं, मैं आपको ऐसे 10 मिसालें दे सकता हूं जहां मुस्लिम मेजोरिटी में लोग रहते हैं, वोटर है, और वहाँ हमारा एक गैर हिंदू भाई अगर वो वहाँ खड़ा हुआ तो मुसलमानों ने उनको जिता के भेजा है। आप मदनपुरा नागपड़ी की मिसाल ले लीजिए, आप दूसरी और इलाकों की मिसाल लीजिए, मगर मुझे एक ऐसी मिसाल बताइए कि जहाँ हमारे गैर मुस्लिम भाई है और वहाँ किसी मुसलमान को उन्होंने टिकट दी और वो जीत कर गया हो। तो हम ये जो सिनारियो ये बदलना चाहते हैं कि अब वोट खाली जात और धर्म को देख के ना दिया जाए, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट इंसान जो है, वोटर जो है, वो देना शुरू कर दे। सर, इसी मौजू को लेकर कल इस्लाम जिमखाने में आरिफ नसीम खान की क़यादत में एक मीटिंग रखी गई थी मौलाना आज़ाद एकता संघ की जानब से, तो वो भी यही मूवमेंट को उठाए हुए हैं। क्या आप लोग उनके साथ बढ़ चुके इस मूवमेंट को आगे? देखिए, वो तो खुद पॉलिटिकल लीडर है, वो तो कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार है। हम कोई किसी पार्टी के जिम्मेदार नहीं है और हमारे पास कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं है। हम सामाजिक तौर पे उठा रहे हैं। और मैं एक बात कहूँ आरिफ भाई ने रिजाइन किया था प्रचार समिति से, तो वो असर किसका था आपको पता है? जब हमने ये मूवमेंट शुरू किया, इसका प्रेशर जाने के बाद आरिफ नसीम खान ने अपने प्रचार समिति से इस्तीफा दिया। उनको तो हमने ये कहा था कि अगर ये पूरे देश की बात है, अगर आपको इस्तीफा देना है तो कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दीजिए। अब उनको टिकट मिल जाएगा, वो आवाज खामोश हो जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से पूरे मुल्क भर में माहौल खराब किया जा रहा है, खासकर मुस्लिम तबके को उकसाया जा रहा है कि वो सड़कों पर निकले और इसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष को हो, तो ऐसे में वो नौजवान जो मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो सड़कों पर निकलते हैं, नारेबाजी करते हैं जोश में आकर, तो ऐसे नौजवानों से क्या आह्वान करेंगे कि क्या करें? नहीं, अब मुसलमान जो है ये बहुत ज्यादा जागरूक हो गया है। और आपने देखा ये पहला वाकया था कि नासिक में महाराज जो थे गिरिराज, उन्होंने बदतमीजी की सरकार की शान में, और बॉम्बे शहर में मैं लगभग समझता हूँ 7 से 8 FIR यही हो गई। तो अब मुसलमान जो है कानून के रास्ते पे जाने के लिए तैयार बैठा है और वो कानून के रास्ते पे ही जाएगा।